जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री में भी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट के बाद मिडाइवल, फिर मॉडर्न, और एंशिएंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज। इसके बाद इसी सेशन में हम पढ़ेंगे इंडस वैली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोन एज की बात करते हैं, जिसको आप हमेशा छोड़ देते हो, राइट। और यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जिनको कोई देखता भी नहीं है। और ये टॉपिक मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी कि हाँ, हिस्ट्री ऐसे अगर पढ़ते तो आपको याद होती है। अगर याद हो जाए तो प्लीज़ वीडियो पर अपना फीडबैक देके जरूर जाना। सबसे पहले बात करते हैं, देखो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक चिंटू भाई थे, सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे थे। फिर एक बाबा जी दिखते हैं और कहते हैं कि भैया यार, सुबह सुबह लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, देख रहे हो बढ़िया एकदम पढ़ाई कर रहा है, तो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, जो भी तुम मांग सकते हो। तो इसको लगता है कि यार बाबा कहीं उल्लू ना बना रहे हो, और आजकल मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। फिर भी बाबा कहते हैं यार कुछ मांगो, अब तुम आशीर्वाद मांगो, तुम इतनी मेहनत करो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी मेहनत से। तो चिंटू भाई कहते हैं कि बाबा जी प्लीज़ मुझे टाइम में पीछे भेज दो, मुझे सब कुछ ठीक करना है। रोने लगता है, भैया इनको मैसेज किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, हिस्ट्री CDS के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई। कहते हैं ठीक है, तुम्हें भेज देते हैं। फिर बाबा जी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू भैया को पहुँचा दिया सीधा हमारे स्टोन एज में। अब जैसे ही चिंटू भैया स्टोन एज में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यार बाबा जी को समय में पीछे जाने को बोला था, 1-2 साल पीछे, इन्होंने तो पूरा सदियों पीछे भेज दिया। अब सदियों पीछे भेजने का मतलब ये था कि अब ये बहुत घबराया, अगल बगल देखा, आवाज़ें आ रही हैं, गलत गलत निशान बने हुए हैं मार पीट के। तो भाई को गुफा में एक बुक दिखती है, कहता है इस बुक को देखते हैं अभी क्या राज खुलेगा। अब गुफा में जाता है भाई, बुक पढ़ता है। जैसे ही बुक पढ़ता है तो इसको पता चलता है कि बाबा जी ने इसको सबसे पीछे स्टोन एज में भेज दिया है, जिसकी जो एज है वो 5 लाख BC to 2500 BC मानी जाती है। अब ये कहता है अरे भाई स्टोन एज में आ गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब अब तो हद हो गई, अब आगे कैसे होगी। जब ये बुक में आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो इसको बोलते हैं, स्टोन एज को बोलते हैं पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके CDS में ये पूछ लेते हैं कि जरा बताइए आप लोग कि फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। अब आगे आगे जैसे चिंटू भाई आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। अब भाई इतने पीछे आ गए हैं तो डेफिनेटली इनको थोड़ी भूख प्यास भी लगी होगी। अगर 5 लाख BC to 2500 BC को मैं 3 पार्ट में बांट दूं तो आपको कुछ इस तरीके से ये बात समझ में आएगी कि ओके, जो आपका स्टोन एज का कल्चर है, जो आपका ये 3 पार्ट में हो गया। अब ये जैसे ही आगे बढ़ते थोड़ा सा तो देखते हैं कि सुबह होती है तो देखते हैं कि भैया एक कपल जो है मस्त एकदम पत्ता वत्ता लपेट के बढ़िया घूम रहा है। भाई साहब ने लकड़ी लिया हुआ है कंधे पे। तो कहता है भैया मैं बाबा जी से मन्नत मांगी थी, मैं पहुंच गया हूँ आपके शहर में, शहर मतलब कुछ भी कह लो, आपके शहर, स्टोरी सुनना बस, ठीक है। आपके शहर में पहुंच गया हूँ, तो बताओ कुछ खाने पीने को मिलेगा। मतलब आप तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती है, ये कुछ भी बोलते हैं, अपना जिंगा लाला जो है अपना त्राम ब्राम कुछ भी करते हैं, इनको समझ में नहीं आता। तो कहता है एक बात बताओ पहले कि आप लोग कुछ खाने को मिलेगा, आपका कोई घर वर है। तो ये कहते हैं नहीं भैया हमारा कोई घर नहीं है। अभी हम कहाँ पे हैं, पैलियोलिथिक में है। कहाँ पे हैं, पैलियोलिथिक में। ध्यान देना, सबसे पहले है पैलियोलिथिक, इसके बाद आएगा मेसोलिथिक, फिर आएगा आपका नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में कहता है घर वर नहीं है, घर ले चलो। कहते हैं घर वर नहीं है भैया। कहता है अच्छा कोई बात नहीं, कुछ खाने पीने को मिलेगा। कहता है भैया ये अनाज चावल दाल कुछ भी मिल जाए, सुबह सुबह खाने पराठे वराठे। कहते हैं नहीं हम ये सब नहीं खाते। फिर कहता है ये बताओ ये पेंटिंग किसने करी है। ये कहते हैं कि पेंटिंग हमने करी है। तो इसको ये समझ में आता है कि चलो ये जो झिंगालाला हुआ एंड कंपनी है, ये लोग पैलियोलिथिक एज में ही पेंटिंग करना सीख गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जबकि पेंटिंग की डिस्कवरी कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि पैलियोलिथिक एज में ही झिंगालाला हुआ एंड कंपनी पेंटिंग क्या करते थे। फिर कहते हैं कि आप लोग खाते क्या हो। तो ये कहते हैं कि भैया हम एनिमल खाते हैं, आप देखो यहाँ पे एनिमल को मार के खा गए, हम एनिमल खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। तो चिंटू भाई कहते हैं कि भैया मैं हूँ शुद्ध वेजिटेरियन, मैं एनिमल तो नहीं खा सकता, फ्रूट्स खिला दो। मैडम पेड़ पे चढ़ती हैं, एक फल तोड़ती हैं। तो कहता है पहले ये फल तो देखा है नहीं, सेब संतरा लग नहीं रहा, पहले आप खाओ। जैसे ही ये खाती हैं और ये टपक जाती हैं, भाई हमारा विधवा हो जाता है। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर भाई को समझ में आता है कि यार ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको जहरीले फल और ओरिजिनल फल में पता नहीं है। मतलब कि पैलियोलिथिक एज में टेस्टिंग का काम खुद झिंगालाला हुआ एंड कंपनी क्या करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कहता है यार फल तो बड़ा रिस्की है, सेब संतरा मिल नहीं रहा, चलो अब धर्म तुड़वाएंगे, जानवर ही खा लेते हैं। अब जानवर की जैसी बात होती है आगे देखना। तो कहता है चलो जानवर खिला दो। ये कहता है ठीक है। ये जाते हैं इसको लेके और देखते हैं कि अपने भाई ने बड़ा सा टुकड़ा ले रखा है पत्थर का। एक बेचारा चूहा होता है, खरगोश कह भी, एक मुर्गा होता है।
अब भाई इससे बड़े हथियार से मारते हैं इसको। अब एक बात बताओ, इतने बड़े पत्थर से जब भाई हमारे झिंगालाला इस चूहे को मारेंगे तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। फिर इतने बड़े पत्थर से मुर्गे को मारते हैं, ये भी तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ खाने को बचता नहीं है। कहता है यार ये तो भूखे मार देंगे, इनको तो बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। तो क्या समझ में आता है कि ये लोग पैलियोलिथिक एज में बड़े हथियार का, बिग स्टोन्स का यूज़ किया करते थे। किसका? बिग स्टोन्स का यूज़ किया करते थे। और खाते क्या थे? अब डेफिनेटली बड़े हथियार से छोटे जानवर तो खाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या? बड़े एनिमल्स। तो कहता है कि भैया, चिंटू कहता है कि भैया ऐसे ऐसे पत्थर से, ऐसे हथियार से आपको बड़े जानवर मारने चाहिए। क्या मारने चाहिए? बड़े जानवर मारने चाहिए। कहते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इनको लेके जाता है, सारे मिलके बड़े जानवर मारते हैं। कहते हैं अब खिलाओ इसको। तो काट के कहते हैं ये लोग खा लो। कहता है अरे यार बहुत गजब आदमी हो तुम लोग, कच्चा मीट खिला रहे हो, एक तो मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, ऊपर से तुम मुझे कच्चा मीट खिला दोगे। कहते हैं ठीक है। फिर भाई को समझ में आता है कि इनको फायर के बारे में भी नहीं पता था। और चिंटू कहता है कि देखिए मैं आपको सिखाता हूँ आग लगाना, आग लगाना। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो फायर था ना, फायर की डिस्कवरी जो थी वो पैलियोलिथिक एज में हो की थी। ठीक है, किसने की थी? चिंटू ने की थी। चिंटू इनको सिखाता है देखो ऐसे पटरी पे लेके लकड़ी घिसो, आग लग जाएगा। इसके बाद कहता है कि अब मेसोलिथिक एज में आते हैं। किसमें आएंगे? मेसोलिथिक एज में। अब हमने क्या सीखा कि पूर्व पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज में ये लोग बिग स्टोन्स का यूज करते थे। इनके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, नो घर। इनके पास कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये बिग एनिमल्स को खाते थे, है ना। आगे बढ़ते मेसोलिथिक में। अब आते मेसोलिथिक में तो चिंटू सिखाता है कि भैया देखो इस हथियार को छोड़ो, यहां से पड़ा हुआ ये पत्थर उठाओ और इस भाई साहब को मारो, तब जाके कुछ खाने को मिलेगा। तुम लोग कब तक बड़े जानवर खिलाओगे, कभी चिकन विकन भी खिलाओ। कहते हैं ठीक है। अब भाई का मन था चिकन रोस्टेड खाने का। ठीक है, अब जैसे ही भाई ने छोटे पत्थर से मारा तो अब चिकन रोस्टेड तो बनेगा ही बनेगा। तो जैसे ये मारते हैं उसी टाइम पे ये डॉगी यहाँ बैठा होता है, ये भाग के आता है, कहता है कि मालिक आपके खाने के बाद अगर कुछ बच जाए तो हमें भी दे देना। अब देखो मेसोलिथिक एज में आ गए, यहाँ पे एक बात समझ में आई, फायर की डिस्कवरी पैलियोलिथिक एज में हो गई है, राइट। अब फायर का यूज होगा कहाँ पे? मेसोलिथिक एज में। यहाँ पे ये लोग स्मॉल स्टोन्स का यूज करना सीख जाएंगे और स्मॉल एनिमल्स को खाना भी सीख जाएंगे। अब भाई हमारा चिंटू भाई जो चिकन खा खा के हो चुका है बोर, मीट खा खा के, कहता है यार इनको अब फार्मिंग सिखानी पड़ेगी और रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, ये तो घूमते ही रहते हैं। अब रहने का ठिकाने के लिए क्या? अब हम आ रहे हैं नियोलिथिक एज में। जैसे नियोलिथिक एज में आते हैं तो कहते हैं कि देखो भैया आपको खेती ऐसे करनी है और एनिमल डोमेस्टिकेशन। जब ये कुत्ता जब आता है ना, ये जो डॉगी आता है इनके पास, तो बोलते हैं कि ठीक है आज के बाद तुम हमारे पालतू जानवर, और ये खुद से ही आ गया होगा, राइट। तो मेसोलिथिक एज में एनिमल डोमेस्टिकेशन भी ये सीख जाते हैं। अब आएंगे नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में आए तो भैया चिंटू ने इनको गुफा में रहना सिखा दिया, फार्मिंग सिखा दी। फार्मिंग सिखाने का मतलब ये था कि जब आपको फार्मिंग सिखा दी तो फसल को की देखभाल करने के लिए, अब देखो जहाँ फसल उगाई है आपने वहाँ पे अगर घर बना के नहीं रहोगे तो डेफिनेटली फसल कोई ख़राब कर देगा। इसीलिए नियोलिथिक एज में ये लोग फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना सीख गए हैं, सेटल्ड हो गए हैं, घर को लेके रहने लगे हैं, फायर का इस्तेमाल भी सीख गए हैं, छोटे टूल्स को अब लकड़ी वकड़ी से बांध के अपना काम चलाने लग गए हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, कुत्ता पालने लग गए हैं और अब खाना पका के खाने लग गए हैं। अब फाइनली इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। एग्रीकल्चर था? नहीं था, चिंटू को कुछ भी नहीं मिला। क्या कोई घर था उनके पास? नहीं था। टूल्स क्या थे? बड़े चट्टानों के टूल्स। खाते क्या होंगे? फ्रूट्स, जिसको खा के उसकी वाइफ चली गई थी। और बड़े एनिमल्स, क्या कुछ भी पाला था? नहीं पाला था। पेंटिंग करना आता था, डिस्कवरी चिंटू भाई ने सिखाई थी। ये था आपका पैलियोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक में आते हैं। एग्रीकल्चर अभी भी नहीं है क्योंकि मीट खा के बोर हो गया था वो। सेटलमेंट, जब खेती नहीं करी तो रहेंगे क्यों? अभी भी नहीं। टूल्स, अब स्मॉल स्टोन से मारना सीख गए हैं। फ्रूट्स और स्मॉल एनिमल्स भी खाना सीख गए हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन, यस कुत्ता आ गया था लाइफ में कि मालिक कुछ दे दो पालने के लिए। पेंटिंग यहाँ भी आती है, फायर का इस्तेमाल करना आ गया। अब चिकन इनको रोस्टेड वाला मिल रहा है। नियोलिथिक की बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ यस हो जाएगा। एग्रीकल्चर यस, खेती होगी तो सेटल भी होना पड़ेगा। स्टोन के साथ बोन बांध दिया, एफिशिएंसी बढ़ गई। फ्रूट्स खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, ग्रेन्स भी खा रहे हैं। डोमेस्टिकेशन, हाँ अब पालना भी शुरू कर दिया। पेंटिंग तो आती थी इनको और फायर का यूज इसमें भी हो गया। तो ये था हमारा झिंगालाला हुआ एंड कंपनी। और यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, फायर का फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ था, एनिमल डोमेस्टिकेशन कब किया गया था। अब इस पर कुछ और क्वेश्चन क्या बनते हैं साइट्स को लेके। तो आप ध्यान रखना,
पैलियोलिथिक एज में पल्लोवरम जो एक जगह है तमिलनाडु में, वहां से हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं। हथनोरा एमपी से ह्यूमन फॉसिल्स के मिले हैं। डिडवान राजस्थान में है। भिमबेटका इज वेरी फेमस जो एमपी में, जहां से केव पेंटिंग्स मिली है, जहां से पता चलता है कि हाँ झिंगर लाहुआ एंड कंपनी थी। ठीक है, बागौर से राजस्थान में है, एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं। ये हम बात कर रहे हैं बाबू स्टोन एज की। आदमगढ़ एमपी पे है, यहां से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जहां से एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। कोलडिहुआ से राइस के मिले हैं। एंड मिजोरम कश्मीर से आपके पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य मिले हैं। स्टोन एज में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ट्रस्ट मी। यहां से ये चैप्टर खत्म होता है। बात करते हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे पहले ये जानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेरियस नेम्स क्या क्या हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कहा जाता है कि अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 नदियां हैं, राइट। अब जो सिंधु, अब 5 नदियां बोलते हैं ना, 5 नदियों के एक में रावी नदी के तट पे क्या था कि खुदाई चल रही थी। अब जब खुदाई चल रही थी तो वहां पे कुछ ईंट्स मिली, तो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो जब ईंट मिली तो जो हमारे फोकट वाले इंजीनियर थे, एक दो, उनको लगा कि यार फोकट की ईंट मिल रही है, इसको निकाल के फटाक से ट्रैक में यूज कर लेते हैं। जब बाद में आर्कियोलॉजिकल साइट वाले वहां पे गए तो पता चला कि यार इन लोगों ने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का विनाश कर दिया, ये तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सबसे पहला शहर हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू मेटल इन्होंने डिस्कवर किया था, टीन और कॉपर को मिक्स करके, इसको हम बोलते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि प्लान्ड सिटी क्या है, चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, नोएडा एक प्लान्ड सिटी है, तो इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो एक प्लान्ड थी, मतलब प्रॉपर तरीके से घर, नहर, रोड सब कुछ बनाए हुए थे, इसीलिए इसको हम प्लान्ड ये अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कुछ फेमस साइट्स और वो इस टाइम पे कहाँ पे हैं, तो याद करते हैं कुछ मेजर साइट्स को। अफगानिस्तान की बात करते हैं। नाउ इमेजिन अफगानिस्तान की अगर अभी हालातों की बात करें तो आपको पता है कि मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और आप एकदम फर्स्ट क्लास कितने फिट के हो, 6 फीट के हो, कितने 6 फीट के, राइट। अब अफगानिस्तान में क्या करते हैं, सर कलम कर देते हैं। डेफिनेटली अगर वो आप अफगानिस्तान गए और आपका सर काट दिया तो डेफिनेटली आप सम इंचेस छोटे हो जाओगे, राइट। अब कुछ इंच छोटे हो गए, मुंडी गायब हो गई, तो क्या नाम रखोगे, मुंडी गाग। क्या, मुंडी गाग। अब अगर आपकी सर को काट दिया तो मुंडी तो गायब हो गई, मुंडी गाग हो गया कंधार में। आप कितने हो गए, कुछ शॉर्ट भी हो गए, तो शॉर्ट हो गई भी कहाँ हो गया आपका, अफगानिस्तान में हो गया। आज तक आपने जितने जहरीले नाम सुने हैं जो बचपन से आपको डराते हुए आए हैं, बीट हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानहुदरो, सूतका गैंडोर, ये सब आपके पाकिस्तान में है। हड़प्पा आपकी रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदारो इंडस नदी के तट पे है, चानहुदरो इंडस पे है, सूतका गैंडोर दस्क नदी के तट पे है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो गुजरात के अंदर आपको लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा मिलेगा। हरियाणा के सारे ठेठ नाम है, राखीगढ़ी, मिनाल, कुनाल, मित्थल, बनावली। राजस्थान की बात करो फेमस फॉर बंगा, तो काली बंगा, पीली बंगा एंड कुंडा, याद रखना आप। यूपी में सारे पुर होते हैं, शाहपुर, आलमगीरपुर, हुलास, बदगांव। एमएच में आप दैमाबाद याद करेंगे, पंजाब में रोपर आपको याद हो जाएगा। जेएनके से मांडवा, याद है ना अग्निपथ वाला, तो ध्यान रखना जेएनके से मांडा, ठीक है। अगर मैं एंड की बात करूं तो अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांट दी जाए तो जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट था वो था मांडा, चेनाब नदी के तट पे। सबसे साउदर्न पार्ट दाइमाबाद, परवना नदी के तट पे। सबसे ईस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर, हिंडन के तट पे। एंड सबसे वेस्टर्न पार्ट सूतका गैंडोर, दस्क नदी के तट पे था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एक्सकेवेशन से कि कहां से क्या क्या मिला। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो कि रावी नदी के तट पे था। वहां से काम करने वाले लोगों के क्वार्टर मिले हैं। सिमेंट्री मिली है H+R37, इसको कब्रिस्तान बोलते थे। डाइस मिला है एंड कॉपर मेड मिरर मिला है। इसके बाद अगर मैं मोहनजोदारो की बात करूं तो ग्रेट बाथ इसको बोलते हैं, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट साइट बोलते हैं मोहनजोदारो। तो ग्रेट बाथ मिला है, वहां से ग्रेनरी यानी कि अन्नागार मिला है, और एक ब्रोंज इमेज मिली है वुमेन डांसर की, ब्रोंज की मूर्ति, इसकी वजह से इसको ब्रोंज ए सिविलाइजेशन बोलते थे, ठीक है। अब वहां से एक पशुपतिनाथ यानी कि प्रोटो शिवा की मूर्ति मिली है, और 2 मेसोपोटामियन सील भी मिले हैं। मैं बात करूंगा लोथल की, कहां पे है, गुजरात। क्या मिला वहां से, पोर्ट सिटी, गुजरात समुद्र के किनारे था शुरू से ही।
राइस हस्क। अब देखो पोर्ट सिटी होगा तो वहां पे आना जाना भी होगा, आदान प्रदान हो रहा होगा, क्रय विक्रय हो रहा होगा, तो राइस हस्क यानी कि भूसी मिलेगी। आर्टिफिशियल डो क्वाड मिलेगा, और चावल है तो पकाने का जुगाड़ भी चाहिए, इसलिए सिंगल फायर अल्टर्स भी मिलेंगे। कालीबंगा की बात करें, यहाँ पे 7 फायर अल्टर्स थे। यहाँ पे डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हैं और जुते हुए खेतों के साथ मिले हुए हैं। इनके कहाँ पे किसने खोजा याद करने की नीड नहीं है। बनावली की बात करें तो टॉय प्लग मिला है वहां से, एंड क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मतलब मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। बताया जाता है कि चलो मूर्तियां भी वहां पे रही होंगी। नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। चानहुद्रो, जितने भी आपके कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, मतलब कि लिपस्टिक, काजल, मस्कारा वस्कारा जो भी है, वो सब कुछ चानहुद्रो से मिला है, जो कि एक पाकिस्तान का पार्ट है फिलहाल। इंक पॉट, बीड मेकिंग वर्कशॉप, सिटी विदाउट सिटडल एंड लिपस्टिक। धौलावीरा अपने स्टेडियम के लिए फेमस था। नाउ अगर स्टेडियम होगा तो वहां पे पानी इकट्ठा ना हो, इसके लिए एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, राइट। अगर स्टेडियम होगा तो उसका कोई साइन बोर्ड भी होगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राइट। और इसको 3 पार्ट में बांटा जाता था। तो ये बात हुई भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब यहां पे टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो पूरे सिटी को ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट में, जहां पे वेस्ट पार्ट मतलब कि इसको अपर हाउस बोलते थे, ईस्ट को लोअर हाउस। माना यह जाता है कि व्यापारी लोग अपर में रहते थे और जो छोटे लोग थे मजदूर वगैरह वो लोअर हाउस में रहा करते थे। ये लोग इसको अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया करते थे। किसका? बेक्ड ब्रिक्स का, मतलब पके हुए ईंटों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। ऑलमोस्ट सारी सिटीज 2 पार्ट में, अगर आपके सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सिटी 2 पार्ट में बांटनी है, तो एक्सेप्शन आपका धौलावीरा होगा। क्या होगा? धौलावीरा, ठीक है। उसके बाद सारी सिटी जो सराउंडेड है वो आपके सिडल से सराउंडेड थी, लेकिन चानहुद्रो में ऐसा नहीं था। सारे रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया करते थे राइट एंगल पे। द मेन गेट ऑफ द हाउस जो कि था वो मेन रोड पे ओपन हुआ करता था, लोथल को छोड़ के। ये थी कुछ काम की बात। अगर मैं आपको थोड़े और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, मिससेलेनियस फैक्ट बताऊं, मिससेलेनियस फैक्ट, तो कुछ फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान रखेंगे इस चीज में। तो फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे मेटल्स के बारे में, क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन कौन सी मेटल के बारे में पता था। तो आप बोलोगे कि 5 मेटल्स, जो कि आपको कौन देखो यहां पे ना सबसे पहले क्या आएगा, देखो आप इसमें रख लो सिल्वर, एक सिल्वर, दूसरा हो गया आपका कॉपर Cu, तीसरा हो गया आपका ब्रोंज, चौथा हो गया आपका टीन, और टीन के बाद एक का हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आपका गोल्ड। एनसीईआरटी ये कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को आयरन का नहीं पता था। अभी आयरन आने वाला है। अभी हम कहां पे हैं आपको मैं याद दिला देता हूं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 25 लाख, देखो 5 लाख से 2500 BC तक पहुंचे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कहां आ गए कि इनको आयरन का जो पता था वो नहीं था, ठीक है। अब आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहां से मिला, तो आपको लोथल में मिला, ठीक है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। हाँ, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं कि एनिमल्स के बारे में इनको क्या पता था, तो आप बोल सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर उनको कैट के बारे में जानते थे, पिग का पता था, कैमल के बारे में जानते थे, कैमल, गोट, शिप, गोट शिप हो गया, इसके बाद सॉरी ये शिप, और उसके बाद आपका डियर, इनके बारे में जानते थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछता है तो उनको काऊ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सैक्रेड एनिमल हम्प्ड बुल हुआ करता था। अब ये मत पूछना कि सर जब बैल है तो गाय क्यों नहीं है, जैसे हिस्ट्री अंग्रेज लिख के चले गए वही हिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी पड़ती है, इसलिए काऊ के बारे में नहीं पता था। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सील की। किसकी? सील की। अगर मैं सील्स की बात करूं तो जो सील्स मिली थी, वो सील्स जो थी वो आपके ट्रेड के लिए यूज किया करते थे, ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जो सील का आकार था वो रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल या फिर सर्कुलर हुआ करता था, ठीक है। सॉरी, सर्कुलर को आप नहीं बोलेंगे, सिलेंड्रिकल यस बोलेंगे, हुआ करता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ सील कहां से मिली है, अगर आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सील कहां से मिली, तो आप बताएंगे कि सर ये मोहन जोदारो से मिली है। कहां से मिली है? मोहन जोदारो, ठीक है। अगर मैं मेसोपोटामियन सील कहां से मिली है, ये पूछा आपसे कि मेसोपोटामियन सील कहां से मिली है, तो आपको मिली है कहां से? इराक से।
इसका मतलब ये था कि हम लोग इराक से भी डील किया करते थे। मेसोपोटामियन सील जो कि इराक वाली थी, ये हमारे मोहनजोदारो के अंदर मिली थी। और जो पर्शियन सील थी, पर्शियन सील वो मिली थी हमें लोथल से। कहां से? लोथल से। ठीक है। अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, स्क्रिप्ट की बात करूं तो आप ये कह लो कि देखो, एक तो कि इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना, जो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज था, इसको बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, रुक जाओ, बॉस्ट्रोफेडॉन। बॉस्ट्रोफेडॉन। इसमें यह होता है कि जब हम राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले हम राइट से लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट से राइट लिखेंगे, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, ये था। और उस टाइम पे अराउंड 64 सिंबल्स पाए गए थे एंड वर्ड फॉर्मेशन 200-400 का हुआ करता था। ये कुछ खास बातें थी। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो नहीं, ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक मिनट, ये भी ले लो। अगर मैं आपसे ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। लेकिन ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे टेराकोटा के फिगर्स, उसके बाद पॉटरी, इसके बाद कॉटन, कॉटन, ठीक है। इंपोर्ट क्या करते थे हम लोग? तो इंपोर्ट में हम करते थे बाबू कॉपर। बहुत फेमस है, पूछता है ये, खेतरी माइंस, खेतरी राजस्थान से निकाला जाता है इंपोर्ट का मतलब। और टीन जो था वो आपका अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। सिल्वर भी अफगानिस्तान से। सिल्वर कहाँ से? आपका अफगानिस्तान से। और गोल्ड जो था वो कोलार केजीएफ सुना है ना, वहाँ से। तो ये कुछ आपका इंडस वैली के बारे में था। इसके जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताना कि आपको इतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।